जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, वो कौन सी ऐसी गलती है जिनके करने के कारण आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों, उन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है, टफ एग्जाम होता है, लेकिन इसमें हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको रखनी है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हम लोगों को बचना है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 7 लर्निंग पॉइंट्स को बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से, जिनको फॉलो करके आप यूपीएससी की सक्सेस मार्क को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। जो एक एक जो रणनीति होता है, जो एक एक स्ट्रेटजी होता है, उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क करना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हार्ड वर्क ही करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यदि मेहनत की कहा जाए तो मजदूर भी क्या करता है, 8-8 घंटा मेहनत करता है, लेकिन दिमाग से मेहनत करना और शरीर से मेहनत करना, दोनों में फ़र्क है। वही चीज़ें आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों, आप कौन सी ऐसी गलती है जो बार बार करते हैं और जिनके कारण आपका जो यूपीएससी होता है उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि एकदम इस बार आपका सिलेक्शन हो, इस बार एकदम आपका सिलेक्शन हो, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, 7 लर्निंग पॉइंट्स के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, आपके पूरी गलतियां जो आप करते हैं उसको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला चीज़ है सिलेबस को सही से न समझना। देखिए दोस्तों, आप लोग भले ही कह देते हैं कि मैं सिलेबस को जानता हूं, लेकिन सही में और वास्तविकता में सिलेबस को समझने का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, इसका जो सिलेबस है, वो बहुत क्या है, टफ होता है। लेकिन वास्तव में सिलेबस को समझने का मतलब क्या होता है। आप लोग कहते हैं हाँ, बहुत हम सिलेबस समझे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यही तो सब पूछता है, यही ना सब्जेक्ट है यूपीएससी का। यूपीएससी के सिलेबस समझने का मतलब समझिए। यूपीएससी में जो भी सिलेबस है, पहले आप समझिए कि कोर सब्जेक्ट कौन है। पहले आप समझिए कि कोर सब्जेक्ट कौन है। जैसे कौन कौन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट को समझिए। कोर सब्जेक्ट को समझने का मतलब कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बिना तो यूपीएससी में सिलेक्शन होने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब कोर सब्जेक्ट यानी बेस सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट यानी बेस सब्जेक्ट, यही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो यूपीएससी में सिलेक्शन के चांस को बढ़ाते हैं और इस पर अधिक पकड़ मजबूत करने की क्या है, जरूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोर सब्जेक्ट को समझिए, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शनल, उसके बाद क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना। जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसी में से जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसको हम क्या चुनेंगे, ऑप्शनल के रूप में चुनेंगे। अब देखिए, ये चीज तो हो गया। यूपीएससी सिलेबस में क्या क्या चीजें देखें, कोर सब्जेक्ट कौन है और क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन है। अब देखिए, जो सब्जेक्ट वाइज है ना, यही आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग कहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक हो गया, मतलब कि यूपीएससी का सिलेबस हमको मालूम है, प्रीलिम्स में ये चीज़ है, मेंस में ये विषय हो गया। नहीं दोस्तों, देखिए वास्तव में जो सब्जेक्ट की जांच है कैसे होती है। एक तो होता है सब्जेक्ट का मेन क्या टॉपिक, जिससे क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत है, जैसे पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स है, रमेश सिंह की या जो संजीव वर्मा है, उनकी किताब है, तो पूरी किताब से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरी किताब तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। एक सच है कि पूरा यूपीएससी का यदि सिलेबस पढ़ने लगो ना भाई, तो 5-6 साल लग जाएंगे, आप ख़त्म भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हम लोग वही चीज़ें पढ़ें जो हमारे लिए ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि सिलेबस को समझने का मतलब होता है कि कौन सा टॉपिक क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो आप जानते हो कि इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक पढ़ना है, लेकिन उनमें कौन सा टॉपिक क्या है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर पकड़ बनाना, ठीक है ना। ये होता है सिलेबस को सही से समझना। सही से समझना का मतलब कि हमें क्या पढ़ना है, हमें हमें क्या पढ़ना है और वर्सेस हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये क्या है, सिलेबस को समझने का सही तरीका है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस दिन आप सिलेबस को समझ गए ना, तो सिलेबस की इतनी ताकत होती है कि वह एग्ज़ाम को आधा आपके करीब ला देती है। बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आपको उसको अचीव करना रहता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरी चीज, स्ट्रेटजी की कमी। आपके पास स्ट्रेटजी की अभी भी कमी है। आपके पास स्ट्रेटजी की कमी का मतलब कि आप जो रणनीति बनाए हैं ना, वह सही डायरेक्शन में रणनीति नहीं बनाए हैं। दोस्तों हम लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी में स्ट्रेटजी के लिए हम लोग क्या करें, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले गाइड की जरूरत है। देखिए यदि आप अपने मन से एकदम भागे जा रहे हैं तो यूपीएससी का एग्जाम एक मेला की तरह है। जहां हाथ छूटा तो भूल जाओगे, जहां हाथ छूटा तो आप लोग क्या करोगे, भूल जाओगे। इसमें किसी के एक साथ अंगुली पकड़कर चलने की जरूरत है जो आपको सही मंजिल तक लेकर जाएगा। आपको एकदम समय टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। यानी यूपीएससी में एक गाइड की जरूरत है, ठीक है ना। यूपीएससी में गाइडेंस की जरूरत है। तो आप अपने अनुसार आप एकदम स्वतंत्र रहे, आप एकदम क्या है, स्वतंत्र रहे। आप किसी को एक गाइडेंस के रूप में क्या करिए, चुन लीजिए जो आपको बार बार क्या करता रहेगा, गाइड करता रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो स्ट्रेटजी की कमी, आपके पास स्ट्रेटजी की कमी है। और स्ट्रेटजी का मतलब कि आप नहीं बना पा रहे हैं कि मुझे टाइम क्या है, कब क्या पढ़ना है, हमको कब क्या पढ़ना है, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे बुक्स कौन पढ़ना है, मुझे रिवीजन कब करना है, मुझे पीवाईक्यू कैसे लगाना है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, मुझे जो एमसीक्यू है एमसीक्यू कैसे लगाना है, मुझे टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, मुझे मॉक टेस्ट कैसे देना है। आपके पास इन सब चीज़ की क्या है, कमी है, ठीक है ना। आपके पास इन सब चीज़ की क्या है, कमी है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। पहला, सिलेबस को अभी से सही से समझ लीजिए, 1 महीना ले लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस और सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक और टॉपिक का जो सब टॉपिक है, उन सभी चीज़ों को क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा है स्ट्रेटजी, एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि स्ट्रेटजी क्या है, युद्ध है। आपके पास यदि युद्ध लड़ना है तो आपके पास क्या रहना चाहिए, एकदम मजबूत सेना रहनी चाहिए, एकदम अस्त्र शस्त्र एकदम पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, तब क्या कर सकते हैं, युद्ध को लड़ सकते हैं। वैसे ही यूपीएससी है, इसमें एकदम एकदम मास्टर प्लान की जरूरत है, एकदम मास्टर प्लान की जरूरत है। और यूपीएससी यही चाहता है कि कोई आए इतने खतरनाक माइंडसेट वाला जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, जो बहुत अच्छा सोचता हो, बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करता हो, ऐसी जरूरत है यूपीएससी को, ठीक है ना। अगला चीज की बात किया जाए, आंसर राइटिंग की कमी। भाई लोग आपके पास आंसर राइटिंग की क्या है, कमी है। आपके पास क्या है, आंसर राइटिंग की कमी है। आंसर राइटिंग का मतलब आपको लिखने नहीं आता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लिखने ही नहीं आता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आंसर राइटिंग की कमी का मतलब कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, तो जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी में 3 चीज़ होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। और इसी मेंस के लिए क्या है, आंसर राइटिंग जरूरत है। इसी मेंस के लिए क्या है, आंसर राइटिंग जरूरत है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग कैसे करें, बेस्ट तरीका क्या है, आपको कल वीडियो मिल जाएगी, आपको कल वीडियो मिलने वाली है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। देखिए दोस्तों, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और आप भूल जाते हैं कि जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम है, इसमें क्या है, 9 पेपर है और 9 के 9 पेपर हमको लिखना है। और दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। तो आपके पास क्या है, आंसर राइटिंग की कमी। आप झूठ बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, मेंस में बहुत अच्छा लिखा था। आपने ये नहीं कहा कि पूछ रहा था कुछ और, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था तो उसी से रिलेटेड कुछ लिख दिया, ठीक है ना। दोस्तों यूपीएससी का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा भी इधर उधर उसको भरमाओगे तो वो नंबर नहीं देगा। ये आपके बोर्ड और बीए का एग्ज़ाम नहीं है कि मुहा के आपको नंबर दे देगा, अरे मुँह लग रहा है, इतना पेज भरा है, चलो इसको एक ही नंबर दे दो, ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे लिखें, अगले वीडियो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो आंसर राइटिंग में आप क्या करिए, सुधार लाइए। दूसरा चीज़ है करेंट अफेयर पर पकड़ की कमी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना भी कहूँ उतना ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो इसका वेटेज आप समझिए, हर एक सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट में ये क्या करता है, करेंट अफेयर आता है। एवरी सब्जेक्ट में हर कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछता हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कुछ भी पूछेगा उसमें क्या करेगा, वह क्वेश्चन करेंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा। अगला चीज़ किया जाए कि इसका वेटेज बताइए, इसका महत्व बताइए कितना है। दोस्तों जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो वहां पर करंट अफेयर पूछा जाएगा। मेंस का एग्जाम देंगे वहां पर करंट अफेयर पूछा जाएगा। अभी यहां भी नहीं फरी आएगा तो इंटरव्यू में भी आपसे क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर से सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर भी तो वर्तमान समय में जो घटना घटी है उसी से रिलेटेड क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीलिम्स हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपको करंट अफेयर से छुटकारा पाने वाले आप नहीं है। करंट अफेयर्स में यदि पकड़ कमजोर हो गई तो भाई यूपीएससी की सोचना भी मत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। करंट अफेयर पर पकड़ की कमी, तो इसको क्या करिए, आप सुधार लाइए। अगला चीज़ बात किया जाए, अगले चीज़ की बात किया जाए, रिवीजन न करना। हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, रिवीजन एंड मोर रिवीजन, यही एक सबसे बड़ी और सबसे बड़ा असफलता का कारण माना जाए। तो रिवीजन ना करना। 10 बार तो 10 लेक्चर देखकर पढ़ लेते हैं, लेकिन आप कभी 10 वीडियो देखकर 10 को टेस्ट सीरीज लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, और रिवीजन में क्या क्या चीज़ है, PYQ, टेस्ट सीरीज और मोर रिवीजन, ये चीज़ आप नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 10 बार पढ़ेंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे तो 4 बार और पढ़ेंगे, लेकिन 2 बार फेल हो जाएंगे तो 8 बार उसको रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन इतनी बड़ी चीज़ है कि यदि आप 60% पढ़े हैं लेकिन उसको 60 से 80% यदि बार बार रिवीजन किए हैं तो वो 100% आपके पढ़ने के बराबर हो जाएगा। यदि 80% पढ़ लिए हैं और 20% भी रिवीजन नहीं किए हैं तो सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। रिवीजन एंड मोर रिवीजन, आपको इसको फॉलो करना है। PYQ लगाना है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है, चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, मॉक टेस्ट देना है, और मोर रिवीजन वाली स्ट्रेटजी को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। अगला बात किया जाए, मॉक टेस्ट न देना। मॉक टेस्ट न देने से क्या होता है, जब मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप को अनुमान ही नहीं लगता है। भाई समुंदर में जब हेलोगे तब न समझ में आएगा कि गहरा कितना है। बाहर से क्या कहोगे, बाहर से कहोगे कि यही तो है, इतना लंबाई चौड़ाई, इतना पानी है, इतना गहराई है, यही ना कहोगे। बहुत होगा तो इतना होगा, बहुत हो क्या कहते हो, कहीं जाते हो नहाने तालाब में तो क्या कहते हो, बहुत होगा तो इतना, कमर तक तो आएगा, छाती तक तो आएगा, सीने तक तो आएगा, यही नहीं करते हो। तो वैसे ही आप यूपीएससी में देख लेंगे क्या पूछता होगा, ऐसा आपको नहीं करना है। मॉक टेस्ट न देना, इससे क्या होता है कि आप अपने आप को नहीं समझ पाते हो। भाई रिवीजन करने से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आप अपने आप को क्या करते हो, समझते हो कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है और मुझे कितना और प्रिपरेशन करना है, मुझे और कितना मजबूत बनना है, मेरे अंदर अभी क्या क्या चीज़ें कमी है, यह सब चीज़ें क्या करते हो, आप सीखते हो किससे, रिवीजन करते हो और मॉक टेस्ट देते हो। जब PYQ लगाते हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो तो क्या करते हो, आत्म परीक्षण होता है, ठीक है ना। रिवीजन का मतलब आत्म परीक्षण, खुद को क्या करोगे, जांच लोगे कि मैं कितने में हूं, ठीक है ना। अगला चीज मानसिक दबाव और समय प्रबंधन। देखिए दोस्तों, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट में मैं एक चीज़ की कमी कहूँगा, अनुशासन। आप सब कुछ कर ले रहे हैं लेकिन आपके पास अनुशासन की कमी है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए यूपीएससी का मतलब होता है क्या, यूपीएससी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्तित्व का परीक्षण करना, एक व्यक्तित्व का परीक्षण करना, और उस व्यक्तित्व में सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। आपकी भाषा शैली से लेकर चाहे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो, चाहे जो कम्युनिकेशन स्किल हो, वो सब चीज़ आती है। अब देखिए दोस्तों, समय प्रबंधन, आप क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। उठेंगे तो एक दिन में 10 लेक्चर देख लेंगे, दूसरा तीसरा दिन है, 5वां दिन है, 10वां दिन है गाय, फिर 10 दिन में उठेंगे तो 10 लेक्चर देख लेंगे। ऐसा नहीं, कंटिन्यू आप बनिए, ठीक है ना। ये एक बड़ा सफ़र है, ये क्या है, एक बड़ा सफ़र है। और एग्ज़ाम को ऐसा लीजिए ना कि एकदम त्यौहार आने वाला है। जब त्यौहार में एकदम सज धज कर उसकी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी क्या करिए, तैयारी करिए। अब देखिए मानसिक दबाव, भाई आपके पास ना रिवीजन किए हैं, ना आंसर राइटिंग किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, ना सिलेबस को अच्छे से समझे हैं, ना करेंट अफेयर पर पकड़ मजबूत है। आप गए, फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, अब तो निश्चित ही आप जानते हैं कि हमारा जब पेपर देंगे तो तुरंत मालूम चल जाता है। आप लोग कहते हैं रिजल्ट तुरंत मालूम चल जाता है। जब पेपर देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, नहीं पढ़ने को मन करेगा, अरे इतना पढ़े थे, नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, जब पहली बार खाना खाते हैं ना तो बहुत पसंद के साथ खाते हैं, बहुत पसंद के साथ, भूख लगी रहती है, तो बार बार जब वही चीज़ें होती है ना तो अब खाने की क्षमता क्या होती है, घटने लगती है। वैसे ही जब बार बार आइटम देंगे ना, पहली बार एकदम उत्सुकता रहेगा, एकदम एनर्जी रहेगा, तो उसमें वही चांस रहता है आपको निकालने का। लेकिन उसमें जब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो धीरे 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 4 अटैम्प्ट अब दे लिए, अब तो 5 अटैम्प्ट दे लिए। समाज वाले भी कह रहे हैं कि पढ़ता उड़ता है ना, घर वाले भी कहते हैं कि अरे कमाने वमाने जाओगे, घर का खर्चा चलाना है। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो इसमें क्या होता है, मानसिक दबाव आता है, ठीक है ना। उस समय लगेगा अब घर को पैसा देना है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो दोस्तों ये 7 मेरी लर्निंग पॉइंट्स थी, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से यदि कोई पूछ रहा होगा कि यूपीएससी में सिलेक्शन कितना टफ है, ठीक है ना, यूपीएससी में सिलेक्शन कितना टफ है, तो देखिए दोस्तों आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। यूपीएससी में जो फॉर्म फिलअप होता है, कितना 10 से 12 लाख लोग क्या करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं। लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद कितने लोग बच जाते हैं, 800 से 1000 लोग का क्या होता है, सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप कितने करेंगे, 10 से 12 लाख। प्रीलिम्स से देंगे कुछ छटेंगे, मेन से देंगे कुछ छटेंगे, इंटरव्यू देंगे कुछ छटेंगे, सब छांट छूट के कितना बचेंगे, 800 से 1000 लोग क्या करेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे। यूपीएससी में उनकी रैंक होंगी, उनकी अलग अलग क्या होगी, पोस्ट मिलेगी। 10 से 12 लाख, सिलेक्शन कितनों का, 800 से 1000, ठीक है ना। तो आप यूपीएससी एग्जाम के कितना बड़ा टफ है, कितनी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें कितना इसमें अपने आप को जिम्मेदारी के साथ प्रिपरेशन करना है, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपको हमेशा मैं हेल्पफुल वीडियो देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी टॉपिक है, कोई भी आपका मन में क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना है, जरूर शेयर करना है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।